बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो आखिरी पोर्शन है उसको डिस्कस करना है। अच्छा, आज सिर्फ हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे, एक इन्फेस्टेशन और एक डिसइन्फेस्टेशन। सबसे पहले इन्फेस्टेशन, वैसे तो जिस तरह इन्फेक्शन होता है उसी तरह एक टर्म है इन्फेस्टेशन। तो इन्फेस्टेशन, लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ टेपवर्म के लिहाज से। तो इन्फेस्टेशन टेपवर्म की कंडीशन में इसको टीनियसिस भी कहा जाता है। अब टीनियसिस या इन्फेस्टेशन ऑफ टेपवर्म है क्या, कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टेपवर्म जो इंटर होता है ह्यूमंस के अंदर और वहाँ डिजीज काज करता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टीनियसिस या इन्फेस्टेशन। अच्छा, सबसे पहले अगर हम टेपवर्म की बॉडी देखें तो टेपवर्म की जो बॉडी है उसमें एक तो हेड होता है, उसके बाद फिर इसके सेगमेंट होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आप कह सकते हैं जो पुराना सेगमेंट होता है उसका साइज बड़ा हो रहा होता है। ऐसे सबसे पहले अब ये साइज क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि हर सेगमेंट के अंदर ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हर सेगमेंट के अंदर रिप्रोडक्टिव, और ये हर सेगमेंट हर्माफ्रोडाइट है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। अब होता क्या, सपोज करता हूं कि यहाँ हमारे पास जो पहला सेगमेंट है, अभी एक ही सेगमेंट बना है, सिर्फ आप जहन में रखेंगे कि अभी एक ही सेगमेंट बना है। तो इसके अंदर चूंकि दोनों सिस्टम है, मेल भी है फीमेल भी है, तो मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करेगा और जाइगोट यहीं बन जाएगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जहां जाइगोट डेवलप होता है एनिमल्स के अंदर, उसको यूट्रस उसको क्या कहा जाता है, यूट्रस। तो ये कॉमन है एनिमल्स के अंदर, आमतौर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जहां जाइगोट ने डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाना है और पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है, उसको यूट्रस कहा जाता है। तो सबसे पहले इन टीनिया यानी टेपवर्म के अंदर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट बिगिंस, तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट शुरू हो जाती है while it is still inside the uterus of female, जब ये यूट्रस ऑफ फीमेल के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा, हेड तो मुसलसल सेगमेंट बना रहा होगा, पहला सेगमेंट था, अब ये दूसरे नंबर पे आ गया। इतनी देर में इसके अंदर जाइगोट बड़ा हो गया, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी क्या हो गई, डेवलपमेंट ज्यादा हो गई। फिर उसके बाद यहाँ जाइगोट अभी बना, फिर तीसरा सेगमेंट अब बन जाएगा, जो बिल्कुल वहाँ जाइगोट बनने का प्रोसेस होगा, ये जाइगोट उससे बड़ा हो जाएगा, ये उससे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह जितने ज़्यादा आप कह सकते हैं पुराना सेगमेंट होगा, तो उतने ही ज़्यादा जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो उतनी ही ज़्यादा, यानी इसके पास सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है जाइगोट की, और यहाँ वो जगह है जहाँ भी जाइगोट बन रहा है या बन चुका है। तो बहरहाल जो लास्ट सेगमेंट है, और टेपवर्म के सेगमेंट के लिए हमने प्रोग्लॉटिड्स का वर्ड भी इस्तेमाल किया था लास्ट लेक्चर में, प्रोग्लॉटिड्स, क्लियर। तो जो लास्ट सेगमेंट होगा यानी ये वाला कंटेन कंप्लीटली डेवलप्ड एम्ब्रियो, तो ये वाला जो हमारे पास सेगमेंट है ये मुकम्मल तौर पे एम्ब्रियो को रखेगा। यानी आप ये समझ लें कि जिस वक्त ये यहाँ एम्ब्रियो मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाएगा, अब ये सेगमेंट इतना बड़ा हो गया कि ये बॉडी के साथ अटैच नहीं रहता और टूट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्लॉटिड ब्रेकेज हमेशा एंड से होगा, और किस की ब्रेकेज होगी आमतौर पे, फुली मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स। फुली मेच्योर प्रोग्लॉटिड वो होता है जिसका एम्ब्रियो मुकम्मल तौर पे डेवलप हो चुका है। ब्रेक एंड देयर यूट्राई कंटेन फुली डेवलप एम्ब्रियो। अच्छा, जो इस प्रोग्लॉटिड या इस सेगमेंट के अंदर जो एम्ब्रियो होगा उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले अभी ये एग के अंदर है, अब एग के अंदर किस तरह जैसे मुर्गी का अंडा होता है उसके अंदर चूजा बनता है, तो सेम सिचुएशन यहाँ है। तो अभी एम्ब्रियो किसके अंदर है, एग के अंदर है, और ये राउंड इन शेप होता है, और इसकी 6 काइटेनियस हुक होती हैं, यानी जिसके जरिए से ये चिपक सकता है किसी भी सरफेस के साथ। काइटेनियस का मतलब काइटिन से बनी होती है। काइटिन क्या होती है, बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है, जिसकी आमतौर पर जो चीज़ें बनती है वो काफ़ी हार्ड होती है, और चूंकि ये किसी सरफेस के साथ चिपकता है तो इस वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो लिमिटेड होगी। ठीक है, अंडे के अंदर होगा, राउंड इन शेप होगा, 6 काइटेनियस हुक इसके पास होंगी, और जहां भी चिपकेगा वहां मूवमेंट ये कम शो करेगा। अच्छा, अब ये वाला सेगमेंट जिस वक्त ब्रेक कर गया, अभी हम बात करें ये सारा प्रोसेस चल रहा है ह्यूमंस के अंदर। ये बात शुरू में बतानी थी लेकिन भूल गया, ये सारा प्रोसेस किस में चल रहा है, ह्यूमंस के अंदर। अच्छा, जिस वक्त हमारे पास ये वाला सेगमेंट कंप्लीटली अलहदा हो जाएगा, तो ये सेगमेंट क्या करेगा, ये फीसिस के साथ चला जाएगा बाहर। अच्छा, फिर वो जैसे घास वगैरह के अंदर शामिल हो गया, जो ऐसे खाने के अंदर चला गया हवा के जरिए से या पानी के जरिए, किसी भी जरिए से जो जानवरों ने खाना है। अब होगा क्या, जिस वक्त जानवर उस खाने को खाएंगे जिसके अंदर ये एम्ब्रियो मौजूद है, तो ये जानवरों की बॉडी के अंदर चला जाएगा।
इन ऑर्डर टू डेवलप, अब एम्ब्रियो से मजीद डेवलपमेंट अगले होस्ट में जाके शुरू होगी, और अगला होस्ट कोई कैटल वगैरह होगा। अगला होस्ट कौन सा होगा? कोई कैटल वगैरह होगा, कोई मवेशी होगा, खासतौर पर जैसे गाय वगैरह। तो इन ऑर्डर टू डेवलप इट मस्ट रीच द सेकंड होस्ट। तो फर्दर डेवलपमेंट के लिए ये दूसरे, क्योंकि इसका हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल की स्टेज है वो किसी न किसी जानवर के अंदर कंप्लीट होती है। तो हमारे पास स्टार्ट हो गया, यहाँ मुकम्मल तौर पे एम्ब्रियो बन गया, अब दरमियान की स्टेज आ गई, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? सेकंड होस्ट चाहिए। इट मस्ट रीच द सेकंड होस्ट विच मे बी काउ, जो गाय भी हो सकती है। अच्छा, जब ये सेकंड होस्ट में जाएगा तो वहां जाके उसके गोश्त में जाके चिपक जाएगा। पैरासाइट रिमेन एम्बेडेड इन द वोलेंट्री मसल ऑफ गोश्त, तो ये जाके धंस जाएगा, अटैच हो जाएगा किसमें? वोलेंट्री मसल। जो वोलेंट्री मसल आमतौर पे गाय के स्केलेटल मसल ही होते हैं, जिसको हम उर्फ में गोश्त कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जाहिर बात है जब इंसान इस गोश्त को खाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर चांस है कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये वाला जो एम्ब्रियो है, वो दोबारा इंसान की बॉडी में दाखिल हो जाए। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि जब हम गोश्त पकाते हैं, उसको अच्छी तरह पकाते हैं, तो जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो वगैरह सारे मर जाते हैं। लेकिन ज़्यादा चांस उस वक्त होते हैं इस एम्ब्रियो के बॉडी में इंटर होने के सही सलामत, जब गोश्त को सही तरह पकाया ना गया हो। तो इफ़ इम्प्रॉपरली कुक्ड बीफ, बीफ कहते हैं बड़े गोश्त को, इज ईटन बाई ए पर्सन, वो एक शख्स का खाता है, द पैरासाइट विच हैज़ नॉट बीन किल्ड, और वो पैरासाइट जो पकाने के बावजूद गोश्त में जिंदा रह गया, बिगेन टू डेवलप इन द नेक्स्ट ह्यूमन, वो अगले इंसान में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, ये तो फिर आगे वो मुकम्मल जो अब बात यहाँ से चल रही है, ये मुकम्मल डेवलप करेगा उस इंसान के अंदर। तो फिर इसी तरह यहाँ ऑर्गेनिज्म डेवलप होता रहेगा, यहाँ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होती रहेगी, फिर वो होस्ट में जाता रहेगा। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा, इसकी तादाद में इजाफा होता रहेगा। अब बात आ जाती है कि जिस्म में एक टेपवर्म दाखिल हो गया। अब टेपवर्म वहाँ बीमारी काज करेगा, तो उस बीमारी की वजह से इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से उस टेपवर्म का रिमूवल ज़रूरी है, उस टेपवर्म का रिमूवल ज़रूरी है। तो उसके लिए वो हमारे पास स्टेप जिसमें टेपवर्म को रिमूव किया जाएगा, तो उसको कहा जाता है डिसइंफेस्टेशन। इन्फेस्टेशन टेपवर्म का बॉडी में दाखिल होना, और डिसइंफेस्टेशन टेपवर्म को बॉडी से निकलना। तो एक बात शुरू में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर खुदा ना खास्ता पैरासाइट जिस्म में दाखिल हो जाता है तो इसको मुकम्मल तौर पे रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, 2 मीटर 3 मीटर, आप कहते हैं इतना लंबा भी ये हो सकता है। तो पहली चीज़ ये है कि कोई ऐसे इकदाम किए जाएं कि जिससे ये जिस्म में दाखिल ना होता हो। अब जाए गोश्त के ज़रिए से रहा है, तो एक ही हमारे पास हल सोलूशन है इससे बचने का कि गोश्त को अच्छी तरह पकाया जाए। लेकिन जिस तरह हम पाकिस्तान में माशाल्लाह गोश्त को पकाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जिंदा रहे। हाँ, ये जो ख़ास तौर पे जो होटल्स वगैरह है ना, जिन्होंने 15 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर सर्विंग करनी होती है खाने की, तो वहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। इस वजह से किसी भी होटल पे जाए तो होटल वाले को कह दे भाई हम आधा घंटा इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन गोश्त को आपने सही तरह पकाना है। तो एक एहतियाती तदाबीर है जो आप लोग कर सकते हो इससे बचने के लिए। तो प्रिवेंटिव मेजर, तो इन दिस रिस्पेक्ट, अब पैरासाइट जिस्म में दाखिल हो गया, उसको रिमूव करना मुश्किल है, तो फिर केयर करनी पड़ेगी। तो केयर एक ही है, टू कुक द बीफ, कि गोश्त को पकाया जाए प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। सो देयर इज़ नो चांस टू एंटर द डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि ये जो पैरासाइट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल ना हो। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता ये डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल हो भी गया है, तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले इफ इट इज इंटर सर्टन मेडिसिन आर टेकन टू रिमूव इट। अच्छा, एक बड़ी मशहूर मेडिसिन है पेट के कीड़ों के लिए, हमारी मार्केट में अवेलेबल है, वर्मॉक्स। आमतौर पे जो बच्चे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और कुछ खाते पीते नहीं है, मट्टी ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उनको ये वर्मॉक्स मेडिसिन लिखी जाती है। वर्मॉक्स मेडिसिन उनको दी बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है बड़ों में भी चांस होता है, लेकिन बच्चों में इसका इफेक्ट थोड़ा जल्दी आता है, क्योंकि बच्चों के जिस्म और इम्यूनिटी सिस्टम इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। तो बहरहाल ये जो वर्मॉक्स मेडिसिन है ये रिकमेंडेड है इस टेपवर्म को रिमूव करने के लिए। और इसके अलावा बहुत, यानी डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे वो कोई ना कोई मेडिसिन लिखेंगे, लेकिन इस मेडिसिन को आपने प्रॉपरली इस्तेमाल करना है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास जिस वक्त इसका कंप्लीट रिमूवर नहीं होता, यानी हमने, आप कह सकते हैं कि इसको मेडिसिन दी और मेडिसिन ने इन सारे सेगमेंट को तोड़ना शुरू कर दिया, सिर्फ उसका हेड रह गया है। अच्छा, हेड के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्कोलेस।
स्कोलेस। इसका जो स्कोलेस ये हेड है, इट हैज़ हाई रीजनरेटिव एबिलिटी, कि ये रीजनरेशन करने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखता है। अगर इसका हेड सिर्फ रह गया, हालांकि आप कह सकते हैं 2 मीटर लंबा था, सारा 1.99 मीटर रिमूव हो गया, सिर्फ 0.01% रह गया, लेकिन ये पूरा दोबारा टेपवर्म को डिवेल्प कर लेगा, टेपवर्म को डिवेल्प कर लेगा। इस वजह से इसका कंप्लीट रिमूवल जरूरी है। इट्स कंप्लीट रिमूवल इज नेसेसरी बिकॉज इफ ओनली हेड रिमेन, अगर इसका स्कोलेस या हेड बच जाते हैं इनसाइड द इंटेस्टाइन, इट कैन ग्रो इनटू न्यू टेपवर्म। क्लियर? तो इस वजह से ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रीटमेंट की एक और शक्ल भी है जिसको एनीमा कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? एनीमा कहा जाता है। एनीमा, एनीमा में क्या होता है? आमतौर पे ये इंटेस्टाइन में रहते हैं, और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा बेहतर जगह है पेट के कीड़ों के रहने की वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ इनको डाइजेस्टेड फूड मिलेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इलियम है वहाँ जाके फूड कंप्लीटली क्या हो चुका था? डाइजेस्ट। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता नहीं है, इस वजह से ये उस पोर्शन में रहेंगे जहाँ फूड की डाइजेशन कंप्लीट होगी। तो हमारी जो बॉडी है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा, वहाँ जाके फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होती है। बाकी जितने भी मुंह के अंदर पार्शली डाइजेशन होती है, स्टोमक में पार्शियल डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले जो 2 पोर्शन है उनमें भी पार्शियल डाइजेशन होती है। हाँ, इलियम में जाके मुकम्मल तौर पे डाइजेशन हो जाए, तो इस वजह से ये उस पोर्शन में रहेंगे। अच्छा, अगर हम मेडिसिन देते हैं इनको ओरल, तो वो पहले स्टोमक से गुजरेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के 2-3 पोर्शन से गुजरेगी, और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दूसरा पोर्शन जिजोनम है वो काफ़ी लंबा है, 6-7 आपके फुट का है, या 2.4 मीटर का, आई थिंक 2.4 मीटर का है, जो तकरीबन 7-8 फुट बनते हैं। फिर उसके बाद इलियम आता है। तो इतनी देर में जो मेडिसिन है उसका इफेक्ट हो सकता है कम हो जाए, ये इसको मुकम्मल तौर पे मारे ना। मैं ये उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि जब बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो, कि जब ज़रूरी होता है इसका मुकम्मल रिमूवल, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी होती है? कमज़ोर हो चुकी होती है। ये उस कंडीशन की एनीमा रिकमेंडेड नहीं है। पहले तो आपने ओरल मेडिसिन लेनी है, टैबलेट्स की शक्ल में, कैप्सूल की शक्ल में मेडिसिन लेनी है, और वो तकरीबन सफिशिएंट ट्रीटमेंट होता है इस चीज़ को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन आ गई तो एनीमा मेडिसिन के साथ किया जा सकता है। एनीमा है क्या? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मेडिसिन को एनस और रेक्टम के जरिए से बॉडी में इंटर करवाया जाता है। अच्छा, रेक्टम के जरिए से क्यों करवाया जाता है? क्योंकि वहां से इलियम तक पहुंचने का जो रूट है वो छोटा है। आमतौर पे जो एनीमा है वो ज्यादातर जो बड़ी आंत की, लार्ज इंटेस्टाइन की जो बीमारियां हैं उनमें सबसे बेस्ट काम करता है। उनमें क्या करते हैं? बेस्ट काम करता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से जो पहला पोर्शन है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें चूंकि आमतौर पे टेपवर्म रहता है, तो बाज़ केसेस में उस टेपवर्म को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए हम मेडिसिन एनीमा के जरिए से देते हैं। तो एनीमा एक ऐसी टेक्निक का नाम है जिसमें मेडिसिन को एनस और रेक्टम के जरिए से डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजा जाता है। तो आमतौर पे एनीमा उस बीमारी के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के आखिरी पोर्शन की हो। डाइजेस्टिव सिस्टम के आखिरी पोर्शन यानी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वगैरह, रेक्टम वगैरह की हो, उसमें ज़्यादातर एनीमिया किया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में इस बीमारी के लिए भी एनीमिया किया जा सकता है। तो एनीमा विद ड्रग्स, तो एनीमा एक सोल्यूशन है, उसमें ड्रग्स को शामिल किया जाता है। फिर जो डॉक्टर होगा वो एनीमा को पेशेंट को देगा, एनीमा एनएस के जरिए से मेडिसिन का देना टू फुली रिमूव द पैरासाइट, ताकि वो इस पैरासाइट को फुली रिमूव कर सके। यानी आप कह सकते हैं आपने डोज बढ़ानी है, ओरल डोज भी देनी है और एनीमा के जरिए से डोज भी देनी है। मकसद ये होता है ताकि ये मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह रिमूव हो जाए, क्योंकि इसका एक छोटा सा हिस्सा भी वो मुकम्मल पैरासाइट बनाने की सलाहियत रखता है। तो ये हमारे पास प्लेटी हेल्मिंथिस का टॉपिक है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर अगला फाइल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।